जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका चैनल टीचर्स लॉबी पे, जिसमें मैं अमित सिंह एक बार फिर से आपके सामने 22 फरवरी 2015, ठीक है, 22 फरवरी 2015 के 6 to 8 के पेपर सॉल्व कराने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, 6 to 8 देखो, फरवरी में जो 2015 में जो एग्ज़ाम हुए थे, 1 सितंबर में भी हुआ था। ठीक है, फिर एक बार फरवरी में भी हुआ था। तो दोनों एग्ज़ाम, दोनों पेपर लेके आया हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सीटेट जो होता है ना, साल में 2 बार होता है। तो साल में 2 बार होता है, तो एक फरवरी में हुआ, एक सितंबर में हुआ। तो सितंबर का नहीं, आज 22 फरवरी 2015 का पेपर है, वो भी 6 to 8 का पेपर है। तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी साथियों के साथ। अगर आपके वीडियो अच्छे लगते हैं तो सिंपल सा है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो फिर बात ही नहीं है। ओके, थैंक यू। चलिए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? तो भैया, विकास जो है अधिगम में स्वाधीन है, समानार्थक है, समानांतर है नहीं। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने कहा कि बालक के संगठनात्मक विकास में समाज एवं सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है इन्होंने। ठीक है, हाँ, इसलिए आपको क्या आंसर सही हो जाएगा? बी इसका साइड सही आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है आपको, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया, गलत है। ठीक है, फिर आपका ये भी गलत है होता है, फिर आपका ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या होगा कि कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोलबर्ग ने, हाँ, सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, जबकि मतलब जन्म के पश्चात ही महिला और पुरुष क्या होता है, उनका लिंग जो होता है दृष्टिगोचर होने लगता है। क्या होता है? दृष्टिगोचर होने लगता है। तत्परतः यह कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। क्या है? एक प्रमुख आलोचना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी? ठीक है, एक शिक्षार्थी केंद्रित, जहाँ पे बच्चे ही मालिक हैं, तो अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों के दूसरे के साथ क्या करेगी? मुकाबला कराएगी, प्रतियोगिता कराएगी। प्रतियोगिता हमेशा करते हैं, नेगेटिव ऑप्शन होता है। वो अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की बच्चा करती है उससे प्रदर्शित करना, और तब बच्चों को ऐसा करने के लिए दिशा निर्देश करना, ये भी गलत है। मुख्य तथ्यों को व्याख्या देकर सिखाया जाए, तो व्याख्या भी लेक्चरशिप आपका छोटे बच्चों के लिए गलत है। सही आंसर क्या होगा? जब भी आप शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका, ठीक है, क्या करेगी? इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजन करे कि जिससे बच्चे खुद से सीखें, बच्चे स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। आपको बता दें कि गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। किसका दिया? गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। और बहुबुद्धि सिद्धांत में उन्होंने कितना दिया? 7 बुद्धि के प्रकार बताए। कितने? 7 प्रकार बताए बुद्धि के। 7 प्रकार में उन्होंने कहा कि भाषाई बुद्धि जो भाषा बोध क्षमता के लिए बताती है, तार्किक वर्ती बुद्धि तर्क करने के लिए, शारीरिक गति बुद्धि शारीरिक गति पर नियंत्रण के लिए, स्थानिक बुद्धि स्थानिक चित्रण और कल्पना शक्ति के लिए, व्यक्तिगत आत्मबुद्धि आत्मबोध की क्षमता के लिए, और व्यक्तिक पर बुद्धि दूसरे के व्यवहार को समझने के लिए। और एक आपको क्या हो गया? एक आपका हो गया ठीक है, आत्मबोध हो गया। क्या हो गया? आत्मबोध, जिसमें अंतर व्यक्तिक बुद्धि हो गई। तो कुल 7 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात किया किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता क्या है? तो वाइगोत्स्की तथा पियाजे व्यवहारवादी सिद्धांत तो इन्होंने दिया नहीं, बच्चों का लालन पालन पोषण नहीं। इन्होंने देखो, वाइगोत्स्की तथा पियाजे भाषा एवं चिंतन के बारे में अपने दृष्टिकोण देते हैं। किसके बारे में? भाषा और चिंतन के बारे में। ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों लोग भाषा के बारे में, भाषा और चिंतन के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जहाँ संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे प्रभावित भी होता है, वहीं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के प्रतिमान सार्वभौमिक स्तर पर प्रदर्शित होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं का समान प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब दोनों का विचार क्या है? अलग अलग है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कियों एवं क्या लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा, रोना होना गलत है, लड़कों को रोने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हमारी एक रूढ़िबद्धता है कि लड़के क्या है, बहुत ही बहादुर है, लड़के कभी रोते नहीं है। ठीक है, ऐसा हमेशा बार बार कहा जाता है। ठीक, ऐसा हमारे से क्या होता है? बार बार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, यौवन के आरंभ के बाद ही लड़के और लड़कियों के साथ नहीं खेलना चाहिए, ये भी गलत है।
ठीक है, सही आंसर क्या होगा? सभी लड़कियों में कला विषय के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है। बिल्कुल सही है, वो कला विषय के लिए पहले से उनके अंदर प्रतिभा निहित होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवांशिक रूप से ही तैयार होते हैं। क्या होते हैं? आनुवांशिक रूप से ही तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। वो आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वो करेगी सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करेगी। जब भैया आंतरिक रूप से प्रेरित बालक होगा तो सबको एक समान नहीं, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। बिल्कुल सही है, आंतरिक रूप से अगर प्रेरित करना है तो बच्चे की व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए, पुरस्कार पुरस्कार नहीं। फिर गतिविधियों को योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करे, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 7 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, अगर कोई अध्यापिका है ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों, तो उसके लिए उसे उन विद्यार्थियों के अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नहीं, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। देखो दिया, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है कोई बच्चा और बच्चा असफल हो रहा है बार बार, तो हमें पाठ्यक्रम में बदलाव करने की आवश्यकता है, शिक्षण पद्धति में और आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। अनुत्तीर्ण होना नहीं, अनुत्तीर्ण गलत हो जाएगा, कमियां बताना नहीं, बच्चे कमियों के साथ पैदा नहीं होते हैं, ऐसा गलत है हमारा कहना। ठीक है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में यदि कोई विद्यार्थी असफल होता है तो यह असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाता है कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति आकलन प्रक्रिया पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, इसे बदलने की आवश्यकता है, इसके परिणाम को सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? अगर गलतियां कर रहा है बालक तो क्या बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न हो गया गलतियां करने की वजह से? बच्चे के अध्ययन में रुचि नहीं है, वह अनुशासनहीनता उत्पन्न कर रहा है? ऐसा नहीं है। बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था? नहीं, बच्चे ने अभी तक संकलनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपने शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या है? चिंतन करने की आवश्यकता है कि आप जिस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं शायद उसकी वजह से बच्चे की अवधारणा अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, इसी वजह से बच्चा क्या है, गलतियां कर रहा है बार बार। तो इसलिए हमें अपने शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह मतलब एक स्टूडेंट है जो कोई मतलब प्रकरण है, कोई चीज़ पढ़ रही है, टॉपिक को है, उस टॉपिक में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कर रही है। ठीक है, होता नहीं बच्चे अंडरलाइन कर लेते हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में तो आज हाईलाइटर आता है, हाईलाइटर कर लेते हैं। फिर उसका दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बना रही है और प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। नहीं, सही आंसर होगा विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हाँ, निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ठीक, अगला को देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? मतलब सिंपल सा है कि समस्या का सलूशन करने वाला कैसे बना सकती है, सहायता कैसे कर सकती है? तो बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। तो सही तो लग रहा है मुझे ये। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ऑप्शन, बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं, हम तो नकल करने के लिए बात कर रहे हैं। फिर विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। हम पहले से ही जब उनकी समस्याओं को उपलब्ध करा देंगे तो बच्चा कैसे समाधानकर्ता बनेगा।
समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना, नहीं तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देकर तथा उनका हल करते समय सहयोग देकर एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियोजित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है। अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अब पूछा है कि आप किससे सहमत हैं? ठीक है, यही पूछा है। तो कुछ चीज़ें गलत करने की ऑप्शन हमें ढूंढना चाहिए कि कैसे कोई चीज़ को गलत कर दे। देखो यहाँ पे सी में केवल दे दिया है, गलत कर दो। हाँ, यहाँ बी में पढ़ो, अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों के रूप में, भाई अंकों के रूप में अधिगम थोड़ी ना होगा, वह आकलन नहीं हो पाएगा जब तक। अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियोजित होता है, थोड़ी ना कि बाह्य उद्दीपन के द्वारा ही अधिगम होता है। तो क्या है, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ठीक है, तो भैया सही ढंग से अनुमान नहीं लगा पाएगा विकास प्रत्येक बच्चे की गति का। ठीक है, तो देखिए एक क्रिया का अपने अपने पे पूर्ण होना जिसके आधार पर नवीन क्रिया सीखी जा सके, क्या कहलाती है? परिपक्वता कहलाती है। क्या कहलाती है? परिपक्वता कहलाती है। जैसे आप मान लो टीचिंग करते हैं, तो आप मान लो क्लास थर्ड के साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। साइंस को पढ़ाते पढ़ाते 2 साल 3 साल हो गया, तो आप क्या होते हैं? कल क्लास थर्ड के साइंस में आप पूरा परिपक्व हो चुके हैं। तो एक क्रिया का अपने में पूर्ण होना जिनके आधार पर नवीन क्रिया सीखी जा सके, परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता अनुभव अधिगम के फलस्वरूप आती है। मतलब अधिगम मतलब सीखना और एक्सपीरियंस। तो आप जितनी बार जितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, साथ ही में जितना आप अधिगम कर रहे हैं, उसी के फलस्वरूप परिपक्वता आती है। हमने बताया ना 3 साल से मान लीजिए एक ही क्लास में आप पढ़ा रहे हैं एक ही सब्जेक्ट को, तो क्या आ जाएगा? आप तो पहले एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अधिगम भी हो रहा है, जिससे क्या हो जाएगा? आपके अंदर परिपक्वता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? परिपक्वता बढ़ेगी। और मनुष्य का विकास होता है, इसलिए कहा जाता है कि विकास परिपक्वता व अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ठीक है, तो एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी प्रकार में ढाला जाता है। तो कुछ लोगों ने माना कि बच्चा खाली स्लेट के समान होता है, हम जो चाहें उस पर लिख सकते हैं, जिस प्रकार चाहें उसको ढाल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि परिवेश का कम महत्व होता है, परिवेश का तो काफ़ी महत्व है। एक लड़का कि पिताजी आईएएस, माताजी डॉक्टर, अब देखो कितना बढ़िया अनुवांशिकता बन रहा है, अनुवंशिकता कितना बढ़िया बन रहा है। लेकिन किसी मेला में वो बच्चा बिछड़ गया और किसी कबाड़ी वाले के घर पाला गया, तो परिवेश उसे वो नहीं मिलेगा। वहाँ पे आए भैया आईएएस है, डॉक्टर साहब हैं, उनका पूरे घर में क्या है? हर चीज़ें मौजूद हैं, भौतिक अवस्थाएं, सुख सुविधाओं से पूरा परिवेश है। लेकिन अब कबाड़ी वाले के वहाँ क्या हो सकता है? लेकिन वो पालन पोषण पोषण कर रहा है। तो परिवेश का क्या होता है? परिवेश वहाँ पे क्यों भाई, न एसी है, न फ्रिज है, न कापी किताब मिल रहा है, न ड्रेस मिल रहा है उसे, न लाइट अच्छे से मिल रही है, न खाना अच्छे से मिल रहा है, न पौष्टिक चीज़ें मिल रही हैं अच्छे से। तो जब परिवेश का बहुत ही क्या होता है? महत्व होता है। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण क्या है? एक प्रक्रिया है। अब किसका है? तो मूल्यों का, विश्वासों का तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने का, घुलने मिलने तथा समायोजन का, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना तथा सीखने का, ठीक है, या फिर मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों का, विश्वासों का तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की।
ठीक है। समाजीकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या होता है, हस्तांतरण होता है। जैसे आप दिवाली में दिए जलाते हैं, होली में आप रंगों से खेलते हैं, रक्षाबंधन में भाई बहन को राखी बांधता है, ईद में लोग सेवइयाँ बनाते हैं, बकरीद में लोग बकरा बनाते हैं। तो क्या है, एक समाजीकरण। हाँ, हमने बताया कि समाजीकरण वो प्रवृत्ति है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण हो रहा है। ठीक है। इसके माध्यम से मानव अपने समूह समाज में मूल्यों, रीति रिवाजों, लोक आचारों, आदर्शों, सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। अतः सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूल्य, विश्वास, अपेक्षाएं अर्जित किए जाते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे अनुमोदन करता है कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो हमने बताया था पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है। और उसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं दी है, इंद्रजालित अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में याद रखने में असमर्थ होते हैं क्योंकि बच्चे विचारों की अनुक्रमणीयता या फिर अविलोम्यता या फिर देखिए लिख देते हैं इर्रिवर्साइबल। ठीक है, इर्रिवर्साइबल ठीक है, इर्रिवर्साइबल में सक्षम नहीं होते हैं, अर्थात बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाते हैं। ठीक है। अगर उन्हें हम समझा दिए कि क्या है a+b का होल स्क्वायर a² b² 2ab है, तो फिर से उन्हें जो चीज़ें बताओगे तो नहीं समझ पाएंगे कैसे हुआ। ठीक है, क्योंकि उनके पलटावीपन का गुण नहीं उनके अंदर होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज अगर देखिए ना, बस बहुत छोटा सा एज होता है, 2 से 7 वर्ष की। इस एज में बालक का भी क्या पलटावी गुण उसके अंदर नहीं होता है, पलटावीपन उसके अंदर नहीं होता है, अवलियोमिता इसके अंदर नहीं होती है। वो चीज़ सुनेगा फिर भूल जाएगा, फिर से दूसरी चीज़ बताना ही पड़ेगा आपको। ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। हाँ, तो बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं भैया, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करके नहीं सीखते हैं। समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा नहीं। आगे देखा जाए, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं, बिल्कुल सही है। और पुरस्कार देने पर सीखते हैं तो नहीं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। अनुकूलन समायोजन में सहायता पहुंचाता है, इससे आत्मसातन एवं सामंजन नामक 2 प्रक्रम सन्निहित होते हैं। ठीक ना। अगला देखा जाए, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना नहीं। बच्चे का अपने सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा में प्रकृति नहीं। बच्चे अपने आप क्या कर सकती है इसका आकलन नहीं कह सकता, ये भी गलत है। तो सही क्या होगा, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ठीक ना भाई, जो मतलब सिंपल समझने की कोशिश करो। जैसे बच्चा कोई चीज़ खुद कर ले रहा है, जैसे पहाड़ा खुद से पढ़ ले रहा है, लेकिन गुणा का प्रश्न किसी की सहायता से कर रहा है, तो इन्हीं के बीच में जो अंतर कर दे रहे हैं आप ना, वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वही क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित है। ठीक है, आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित है तो अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता नहीं। अधिगम के न्यूनतम स्तर के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना नहीं। आकलन उपकरण में मानकीकरण नहीं। तो एक बहुसांस्कृतिक कक्ष है ना, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के धर्म के बच्चे हैं, सांस्कृतिक बच्चे हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं। तो एक अध्यापिका होने नाते आप आकलन में सुनिश्चित करेंगे कि आप सम्मिलित करेंगे अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को। ठीक है। अगला देखा जाए, एक उच्च
प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबंध किया जाए। अंकों के साथ गलत हो जाएगा। विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे, ऐसा भी गलत होगा। जब बच्चे केवल अपने ही आकलन के निर्धारक होंगे तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, ये सही होगा। ठीक है, और शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना ही गलत होता है, क्योंकि शिक्षण में आकलन की जो भूमिका है महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। तो आकलन में आप क्या करेंगे? विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, ये ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार क्या है? समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार क्या है? तो समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, ये हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता नहीं है। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय की आवश्यकता नहीं करना। हम समावेशी शिक्षा खोलेंगे जहाँ पे विशेष, सामान्य, वंचित, अपवंचित, अलग अलग धर्म सब के सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि समाज में विभिन्नता है, अनेकता है और विद्यालयों को इस अनेकता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यह अवलोकन करना है कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। तो सही आंसर क्या होगा? बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना। एक अध्यापिका है आप, अध्यापक के द्वारा सृजनशील बच्चे की पहचान करना है। किसकी? सृजनशील बच्चे की पहचान करना है। तो इसके लिए आप विस्तृत अवलोकन करेंगे, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। ठीक है, जब वह समस्याओं को हल करता है तब हमें अच्छे से बच्चे का अवलोकन करना चाहिए। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। ठीक है, वंचित वर्ग से बच्चे आए हुए हैं तो वंचित वर्ग से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीका अपनाना है। तो अन्य बच्चों को वंचित वर्गों से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहेंगे नहीं, सहयोग करके उन्हें आप नीचा नहीं दिखाना है। विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। तो विचार करने की बात कर रहा है, मतलब पक्षपात रूढ़िबद्धताएं अगर हैं, रूढ़िबद्धताएं या पक्षपात हैं तो स्वयं के तौर तरीकों पे, विद्यालय के तौर तरीकों पे विचार करने की बात कर रही है। तो ठीक लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं और ऑप्शन क्या है। उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए सुनिश्चित करना है कि बच्चे आपसे अन्योन्य क्रिया करने के मौका ना पाए। तो ऐसा थोड़ी ना कि उन्हें मौका ना दिया जाए अन्योन्य क्रिया। जब भैया समावेशी शिक्षा हो रहा है तो समावेशी शिक्षा में वंचित बालक हैं, शोषित बालक हैं, चाहे आपके ठीक सामान्य बालक है, सब एक साथ तो पढ़ेंगे। तो आप उनके साथ अन्योन्य क्रिया नहीं करके क्या करेंगे? उन्हें आप दिखाएंगे कि वो बच्चे अलग हैं। फिर वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं कक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वो उनका अनुपालन करे। तो नहीं, इसमें सही आंसर देखिए आपका बी ही होगा। क्या होगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि विद्यालय व्यवस्था या फिर स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करेंगे जिससे ये लगे कि पक्षपात कर रहे हैं या फिर रूढ़िबद्धताएं अगर दिख रही हैं हमारे विद्यालय में तो उससे दूर किया सके। ठीक ना? आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 24। अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? ठीक है, विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाए। तो भैया ये क्या होता है? ये क्या है? ये विभेदीकरण है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ये भी क्या विभेदीकरण है? बताया जाता है लड़कियां ने भाई तुम कला पढ़ो, कहाँ गृह विज्ञान पढ़ो, कहाँ गणित विज्ञान पढ़ने, तुम्हारे बस का नहीं है। तो ये भी क्या है? विभेदीकरण है। अध्यापकों के निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं।
ये भी विभेदीकरण है। लेकिन यहाँ पे विभेदीकरण नहीं है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, तो ये विभेदीकरण का बात नहीं कर रहा है, ये तो बच्चे टीचर की शिक्षण शैली की बात कर रहा है। ठीक है, तो सही आंसर कौन, उदाहरण नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका होगा ए। ठीक है, और सब सही है, ये सही नहीं है। ठीक ना, चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे की विशेषता है। तो अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे की विशेषता क्या है, 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, हाँ जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से नीचे है, या फिर आपकी एक अन्य अन्य बच्चों की धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराना, और धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट पर जाने की में कठिनाई। ठीक है, तो देखा जाए क्या होगा इसमें से, तो अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे की विशेषता है तो धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई होती है उन्हें। ठीक है, पलट कर जाने में कठिनाई होती है। ठीक, जैसे हाँ, और सब आपका नहीं होगा, ये आपका डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पूछने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रश्न बच्चों को जिज्ञासा को बढ़ाता है, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाता है तथा संकलनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। बच्चों को अपने भाषा कौशल का अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। नहीं, बुद्धि की कमी नहीं है, बुद्धि बहुत है बच्चे के अंदर। हम टीचर हैं, हमें उस चीज़ को निखारना होता है। ठीक है, तो प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा, मतलब प्रश्नोत्तर क्रिया के द्वारा हमारे टीचर और बच्चों के बीच में क्या होता है, अधिगम होती है, अन्योन्य क्रिया होती है। और फिर प्रश्नों के द्वारा जो धारणा होती है, धारणा को स्पष्ट दिशा में बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। ठीक है, तो जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, तो ये नहीं होगा, अवलोकन की बात कर रहा है। ठीक है, आकलन पद्धति को बढ़ाना है। जब संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया सके। बिल्कुल सही है, आकलन पद्धति के द्वारा, आकलन यहाँ पे दिखा भी है। जब कक्षा में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर नहीं, तो भैया आकलन जहाँ दिया, आकलन मेरा हो गया 27 का बी आंसर हो गया। ठीक, 28 नंबर, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार के परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि, हाँ मतलब सहारा देने की मात्रा समझ रहे हो, जैसे बच्चा कोई क्वेश्चन कर रहा है तो हम उसे स्टेप बाय स्टेप नहीं बताएं, स्टेप बाय स्टेप उसे करने दें, जब मुझे लगे कि हाँ ये चीज़ उसे बताने की आवश्यकता है तब बताया जाए। तो अध्यापक की मनोदशा पर निर्भर करता है कार्य के प्रस्तावित पुरस्कार पर या बच्चे के निष्पादन के स्तर पर। बच्चा जिस प्रकार से समस्या समाधान कर रहा है उस स्तर का दिखा रहा है ये। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। बिल्कुल सही है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है, ये कैसे आप कह देंगे कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे गणित नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, और लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है, भी गलत है। विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे संकलनात्मक आधार नहीं समझते, ये भी गलत है। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती है। ठीक ना, लास्ट क्वेश्चन आज का देखा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं। एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान नहीं कर रही है। फिर एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। भैया असफल हो रहा है तो वंशानुक्रम की क्या गलती है, उसमें वंशानुक्रम की कोई गलती नहीं है असफल होने में। फिर एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता एक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, हाँ ये प्रतिबिंब है। और एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा है, माता पिता की असफलता थोड़ी ना है
कि आर्थिक स्तर उसका नहीं है तो इसलिए असफल हो रहा है। तो एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो चलिए, थोड़ा तबीयत नहीं सही था इसलिए आज प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बनाएंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आज के कितने क्वेश्चन आप लोगों ने आज अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है, ये जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, प्लीज लाइक और शेयर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।